दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो महिंद्रा XUV 700 डीजल मैनुअल गाड़ी है वो और स्कॉर्पियो एन की जो डीजल गाड़ी है ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों की बात करेंगे। तो वो ये दोनों गाड़ियों के अंदर कैरेक्टर डिफरेंसेस जो हैं वो आपकी डेली ड्राइविंग में किस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि आपको XUV 700 परचेस करना चाहिए या स्कॉर्पियो एन? अगर आप ऑलरेडी इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक के ओनर हैं तो आपकी लाइफ कैसी है और क्या क्या चीज़ें आप और बेहतर कर सकते हैं अपनी गाड़ी को समझते हुए और उसको ड्राइव करके अपनी एक्सपेक्टेशंस को प्रॉपरली फुलफिल करते हुए। ये चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब तो सब लोग जानते हैं लगभग 2 साल हो चुके हैं XUV 700 को इंडिया में लॉन्च होकर के, और उसके बाद में ये गाड़ी कई सारे लाखों यूनिट्स में बिक चुकी है। डिलीवर कितनी हुई हो तो एग्जैक्टली सबको पता नहीं चल पाएगा, महिंद्रा कांट टेल एवरीथिंग, बट वी नो कि स्कॉर्पियो एन भी लाखों में बुक हुई हैं और XUV 700 भी लाखों में बुक हुई थी। तो बहुत सारी डिलीवरीज हो रही हैं, वेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी अब रास्ते पर बहुत ज़्यादा नजर आने लग गई है, कॉमन होती जा रही है। बट डू वी थिंक दैट वी स्टिल शुड फाइंड इट वर्दी टू हैव द XUV 700 विच वाज शोन 2 years ago एंड स्टिल सेलिंग विद द सेम फीचर्स? कभी कुछ फीचर्स तो कम भी हो गए हैं इसमें, लेकिन अभी कुछ नया नहीं ऐड किया है महिंद्रा ने इसमें 2 सालों में। तो 2 सालों पहले जो पैकेज के साथ बिक रही थी गाड़ी, अभी भी उसी पैकेज के साथ में अगर ये गाड़ी बिक रही है तो क्या आप अभी भी इसको परचेस कर सकते हैं? अगर आप इस गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं, स्कॉर्पियो एन और से XUV 700 में कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो तो आपको वैसे भी काम आ जाएगा। पर अगर कुछ और गाड़ी आप कंसिडर कर रहे हैं जैसे कि सफारी, हैरियर या कोई और व्हीकल, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगले बार मैं आपको ये डेली ड्राइविंग प्रैक्टिकल लाइफ रिव्यू और कंपैरिजन बता दूंगा उन गाड़ियों के बारे में भी। फिलहाल हम XUV 700 वर्सेस स्कॉर्पियो एन की बात करते हैं। एक शुरुआती ड्राइव फैक्टर से इसको डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो XUV 700 है ये एक सॉफ्ट टू ड्राइव व्हीकल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि XUV 700 में जो सस्पेंशंस दिए हुए हैं वो सॉफ्ट भी हैं, क्योंकि ये गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है ये फॉरवर्ड व्हील ड्राइव मोनोकॉक चैसी के साथ में है। तो इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है, ड्राइव डायनेमिक्स है, काफ़ी हद तक डिफरेंट है स्कॉर्पियो एन के कंपैरिजन में। क्योंकि स्कॉर्पियो एन डीजल ऑटोमेटिक में डेली ड्राइविंग में यूज़ करता हूँ, कभी कभी उसका 4x4 भी यूज़ में लेता हूँ जब मैं किसी रूरल एरिया में हूँ, एडवेंचर स्पॉट पर हूँ, या फिर कभी मैं किसी ऐसी जगह पर चल रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हुआ है और बहुत ही शहर के बीचों बीच में भी ऐसे रास्ते होते हैं। अभी कभी कभी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह होते हैं, वहाँ 4x4 की जरूरत भले नहीं पड़ती, बट कहीं पर रियर व्हील ड्राइव का बेनिफिट मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है बहुत कीचड़ उड़ाने वाली है गाड़ी, स्किड करेगी, टायर स्लिप होंगे, तो मैं 4x4 भी लगाता हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस उसमें मिल जाता है। बट आज हम लोग 4x4 वर्सेस 4x2 की बात नहीं करने जा रहे हैं। वी जस्ट गोना टॉक अबाउट द कैपेबिलिटीज वर्सेस कंफर्ट, बिकॉज आई थिंक द स्कॉर्पियो एन इज मोर अबाउट कैपेबिलिटीज एंड XUV 700 इज मोर अबाउट प्रीमियमनेस एंड कंफर्ट। कुछ चीज़ें जो है डिफरेंस इन दोनों में भी है। कुछ चीज़ों में ऐसा है कि कंफर्ट हम XUV से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कंफर्ट ज़्यादा मिल जाता है स्कॉर्पियो एन में। कुछ चीज़ों में प्रीमियमनेस एक्सपेक्ट करते हैं XUV 700 पर, वो ज़्यादा मिल जाता है स्कॉर्पियो एन में। लेकिन कैपेबिलिटीज वाली कुछ ऐसी चीज़ है जो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको एक स्कॉर्पियो एन कहीं कैपेबल कम लगेगी और XUV 700 वहाँ से निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सो मोर ओवर स्कॉर्पियो एन इज़ अ बेटर पैकेज ऑफ कंफर्ट एंड कैपेबिलिटी, वेयर XUV 700 इज डिसेंट इन कैपेबिलिटीज वाइल एक्सेलेंट इन कंफर्ट। तो अभी ना स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन कर ही रहे थे, तो मैं कंफर्ट से शुरू कर रहा था। होता क्या, जैसे अभी आप गाड़ी लेकर के निकले हो, रास्ते पर हो और आपको कहीं पे बम्पी रोड मिल जा रहे हैं, कहीं पर आपको लग रहा है कि पॉटहोल्स वगैरह थोड़े ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर XUV 700 आपको फील करवा देती है हल्का हल्का जर्क, बहुत ही माइन्यूट जर्क, कि हाँ कहीं तो भी रास्ते थोड़े से अनइवन हो गए हैं। और क्योंकि ये फॉरवर्ड व्हील ड्राइव वाली गाड़ी और मोनोकॉक चैसी के साथ है, इसमें एक चीज़ ये है कि आपको हल्की हल्की आवाज़ आ जाती है उन झटकों की, बहुत हल्की हल्की आती है और वो नोटिसेबल है। ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं होंगी। अगर म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड चलाओगे तो जर्क्स की वजह से नोटिस हो जाएगा कि आपको आवाज़ आने वाली है। तो वो एक गूंजती सी आवाज़ है, एक खोखले से बर्तन में थोड़ी सी गूंजती हुई आवाज़ जैसा फील होता है। तो इट फील्स लाइक थोड़ा सा होलो सा होगा इसका स्ट्रक्चर, बट ऐसा नहीं है। गाड़ी तो काफ़ी टफ बिल्ट है, बट आवाज़ गूंजती है और वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से कॉमन है। मैंने भी और मेरे कुछ और दोस्तों ने भी नोटिस किया है जिन्होंने फॉरवर्ड व्हील ड्राइव
आई मीन मोनोकॉक चैसी वर्सेस लैडर फ्रेम चैसी दोनों ड्राइव की हुई है, तो उन्होंने भी नोटिस किया है कि अगर हम लोग मोनोकॉक वाली गाड़ी यूज़ करते हैं तो ये छोटे छोटे झटकों पर हल्की हल्की आवाज़ें आती है। पहले मुझे लगा था कि अरे आवाज़ें इस वजह से आती है कि यार चलो शायद इस गाड़ी का है प्लेटफॉर्म, बट एक और इशू ये भी है कि जो कैबिन इंसुलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है XUV 700 का कि बाहर के आवाज़ को पूरी तरह से कट कर सके। समहाउ जो रबर बीडिंग दी हुई है डोर्स में और विंडोज़ में XUV 700 में वो और बेटर है स्कॉर्पियो एन में, तो वहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बाहर की भी, इंजन की भी, और झटकों की रोड नॉइज़ वगैरह जो है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो प्लेटफॉर्म कंपैरिजन की बात भी करें और प्रीमियमनेस की भी बात करें तो एक ओवरऑल मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जब हल्के हल्के झटके आपको आते हैं तो ज़्यादा आवाज़ भी आती है और ज़्यादा फील भी होती है XUV 700 में। वेयर स्कॉर्पियो एन के सस्पेंशन इतने बढ़िया बनाए हुए हैं कि अगर वो गाड़ी को लेकर के आप झटकों पर चलते हो तो आपको आवाज़ आने का तो चांस नहीं ही मिलता, बट जर्क्स बहुत माइन्यूटली फील होते हैं, बहुत हैवीली फील नहीं होते हैं। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट इन स्कॉर्पियो एन कंपेयर टू XUV 700। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रीमियमनेस, जो गाड़ी XUV 700 है उसका इंटीरियर आप देखो तो बीज एंड ब्लैक टू टोन इंटीरियर्स में मिलता है। लेदर रैपिंग भी काफ़ी अच्छी मिलती है। लेदर रैपिंग आपको स्कॉर्पियो एन में भी कई जगह देखने मिलेगी, बट जो XUV 700 है उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट फिनिश है और मतलब हार्ड प्लास्टिक तो उसमें भी है, बट लेदर जो रैप है उसकी सॉफ्ट वाली जो फील है उसमें XUV 700 में थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू स्कॉर्पियो एन। और ओवरऑल जो कलर ट्रिम यूज़ की गई है इंटीरियर में वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आपको यहाँ पर ऐसा फील होगा कि आप एक प्लस व्हीकल में बैठे हो, काफ़ी प्रीमियम व्हीकल में बैठे हो, और उसको चलाते हुए आपको खुशी भी महसूस होगी कि यार एक अच्छी गाड़ी में आप घूम रहे हो। स्कॉर्पियो एन इज मोर अबाउट रफ टफ यूजेज। अब मैंने उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करके देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओवरऑल टाइम ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन जो दिया है, थोड़ा डार्क शेड जो दिया हुआ है, वो इसीलिए दिया हुआ है कि जब आप कभी ऑफ रोडिंग वगैरह भी करो उस गाड़ी में, जो कि ज़्यादातर वो यूज़ करने लायक है और जो लोग रूरल एरियाज में भी यूज़ करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाने वाले लोग भी यूज़ करेंगे, तो उन लोगों को भी यही एक्सपेक्टेड रहेगा कि गाड़ी बार बार गंदी ना हो और बहुत ज़्यादा डेलिकेट ना हो। अगर बहुत ज़्यादा इजीली गाड़ी गंदी होने लायक रहती है, डेलिकेट रहती है, तो फिर एक चिंता सी बनी रहती है इंसान को कि अरे यार ये गाड़ी को थोड़ा और केयरफुल यूज़ करना पड़ेगा, थोड़े और प्यार से रखना पड़ेगा। XUV 700 में वो है, आपको इसको थोड़ा सा डेलिकेटली और सॉफ्टली यूज़ करना पड़ेगा। इसको आप रफ टफ तरीके से यूज़ नहीं करना चाहोगे, गंदगी के साथ यूज़ नहीं करना चाहोगे। स्कॉर्पियो एंड में यू कैन यूज़ इट एनीवेज यू वांट। हाँ, क्लीनिंग तो दोनों में ही करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मेरे कोई मिट्टी वाले हाथ हैं, इस पर लग गए, दाग छोड़ देगा, वो सफाई कर लोगे आप, साफ हो जाएगा, लेकिन दाग तो वहाँ रहेगा। वेयर स्कॉर्पियो एन का जो इंटीरियर है वो ऐसा डार्क शेड का है कि उसमें अगर दाग रहा भी तो नोटिस नहीं होगा। तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग उसकी थोड़ी ज़्यादा इजी है, इसकी थोड़ी ज़्यादा डेलिकेट है। इसलिए कई सारे ओनर्स का जो ये फिल्म वगैरह आता है, ये पन्नी वगैरह लगकर आती है, प्लास्टिक कवरिंग आती है इसके सीट्स पर, इसको निकालते ही नहीं क्योंकि उनको लगता है कि भैया ये जल्दी से गंदा हो जाएगा, उससे अच्छा पहले इसको रहने दो जब तक रहता है, उसके बाद में निकालेंगे। मेरे फ्रेंड रोहन है, उसके पास में भी गाड़ी है XUV 700, उसने भी यही किया था कि उसने बहुत टाइम तक इस गाड़ी को कवर अप ही रखा था अंदर और बाहर से। अच्छा, XUV 700 कॉमन कितनी है तो आप गिन लो रास्ते भर में वीडियोस देखते देखते, तो आपको पता चलेगा अब काफ़ी ज़्यादा हो गई। और स्कॉर्पियो एन भी बची नहीं है, इतनी ज़्यादा बुकिंग हुई है कि अभी 6 महीने और रुको, आपको वो हर गली में दिखने वाली है। और जब भी आप रास्ते पर निकलोगे सिटी में तो आपको 5-6 तो दिख जाया करेंगी, इतनी ज़्यादा स्कॉर्पियो एन भी बिकी है। अभी तो मुझे दिख जाती है 2-3 और ज़्यादा दिखने वाली है। मेरे खुद के ही कॉलोनी में पहली गाड़ी तो मेरी थी, उसके बाद में अभी 4-6 और आ गई हैं। सो दिस इज गोइंग टू हैपन अ लॉट विद एनी व्हीकल, वेदर इट इज स्कॉर्पियो एन और वेदर इट इज XUV 700। देखो एक और XUV 700 आ गई, ठीक है। अब प्रीमियमनेस की थोड़ी सी बात हो गई, थोड़ी सी कंफर्ट की बात हो गई, कैपेबिलिटी पर आते हैं। मैं ना पचमढ़ी गया था मेरे स्कॉर्पियो एन को लेकर के अक्टूबर एंड में, जब वो गाड़ी ब्रांड न्यू थी, एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड एक XUV 700 जो है वो रास्ते से नीचे उतार कर पार्किंग में डालते डालते वापस जब ऊपर चढ़ा रहे थे तो वो चढ़ नहीं पाई थी, वो फंस गई थी। उसका जो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल है उनकी वजह से ऐसा हुआ था। प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज़्यादा हैवी ग्राउंड क्लियरेंस तो दोनों में नहीं है, बट समहाउ स्कॉर्पियो एन को जब मैंने वहाँ से नीचे उतारा और ऊपर चढ़ाया बिना 4x4 स्टार्ट किए तो वो गाड़ी इजीली निकल गई, XUV 700 फंस गई। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे और एग्जांपल्स आपको शायद इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे कि XUV 700 कहाँ से निकल जाती, कहाँ से नहीं। बट ये डेली ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि ऑफ रोडिंग में लेकर आओ और दोनों को टेस्ट करो, वहाँ तो फिर ये अनफेयर हो जाएगा ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप डेली ड्राइविंग में देखते हो, आपके शहर में बहुत डेवलप्ड रोड्स हर जगह मिलेंगे ऐसा कह नहीं सकते, और कभी आप हिल स्टेशन पर घूमने गए तो और भी नैरो रोड्स मिलते हैं और वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो रोड के नीचे उतारना है गाड़ी को, कभी वापस ऊपर लाना है, कभी छोटे छोटे नैरो पाथ से निकालना है, कभी ट्रिकी पाथ से निकालना है, वहाँ पर आपको लगेगा कि XUV 700 को थोड़ा और डेलिकेटली निकालना पड़ेगा और कभी कभी किसी की असिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है बाहर। स्कॉर्पियो एन में जब से मैंने लिया है, एज एन एटीट्यूड आई कैरी दैट आई मोस्टली डोंट नीड एनीबॉडी।
आई मोस्टली डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ द रूट। हाँ, ऐसा भी नहीं कि कहीं गड्ढे में ही डाल रहा है, पहाड़ से कूदा रहा है, नहीं, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि मोस्टली जो तरह के रोड्स और जो तरह के ट्रिकी सिचुएशंस और अनडेवलप्ड एरियाज हम देखते हैं, वहाँ पर मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। कभी मुझे लगा कि यार सामने का नज़र नहीं आ रहा, कैमरा तो मैं सामने का लगा देता हूँ तो दिख जाता है, बट उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं है। उसमें तो 360 कैमरा भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी काम निकल जा रहा है। सो इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद वो हैंडल हो जाती है, और ओवरऑल वो बेहतर पैकेज लगता है इस मामले में कि चलो उसको डेली ड्राइविंग में कहीं पे भी बिना चिंता के चलाया जा सकता है। अच्छा, ये वीडियो यहाँ तक ऐसा ना लग रहा हो कि स्कॉर्पियो एन ज़्यादा बेहतर बता रहा हूँ मैं और XUV 700 को कम बता रहा हूँ। कुछ बातें इसकी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, वो हम आगे बात करेंगे। बट जहाँ जहाँ स्कॉर्पियो एन में मुझे प्रोज नज़र आ रहे थे मैं पहले डिस्कस कर ले रहा था। अगला पॉइंट ये है कि देखो, अब इंजन का नॉइज़ भी इस गाड़ी में ज़्यादा क्यों आता है, जब 2.2 एमहॉक डीजल इंजन दोनों गाड़ियों में सेम है। इस गाड़ी का जो ECU है थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है। सबको पता है कि पावर एंड टॉर्क दोनों इस गाड़ी के इंजन में ज़्यादा दिए हुए हैं, तो ये ज़्यादा ही RPM जनरेट कर रहा होता है, थोड़ा ज़्यादा ही अग्रेशन आपको दे रहा होता है, और गाड़ी का आवाज़ भी थोड़ा ज़्यादा है। ये इंजन ये ECU के साथ में अगर स्कॉर्पियो एन में मिला होता तो थोड़ी आवाज़ उसमें भी शायद ज़्यादा होती। चलो, अगर वो आवाज़ में थोड़ी ज़्यादा भी होती तो इतनी नहीं होती, इसमें थोड़ी ज़्यादा ही आती है। तो जो आपके इंजन बेस है, कैबिन का जो इंसुलेशन है ये बीच वाला, मुझे लगता है इसमें भी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है ताकि आवाज़ इतनी इजीली अंदर ना आए। क्योंकि XUV 700 है तो एक SUV की तरह ही एक बड़ी गाड़ी, तो बहुत से लोग इसको डीजल में भी प्रेफर करते हैं। मैं ज़्यादातर डीजल ओनर्स को जानता हूँ और पेट्रोल ओनर्स को भी जानता हूँ, पर कम। डीजल ओनर्स अगर इसको लेते हैं और बार बार इससे आवाज़ें आती रहती है, खासकर मैनुअल में, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रीमियमनेस की कमी वहाँ महसूस होने लग जाती है कि अरे यार ये क्या हो गया। अब इसको क्रेटा सेल्टोस से कंपेयर कर ही नहीं रहा, वहाँ तो वैसे भी 1500 सीसी के डीजल इंजन है, यहाँ पे प्रॉपर 2200 सीसी का डीजल इंजन है। तो बड़ा इंजन है, पावरफुल है, टर्बो चार्ज है, सो बहुत अच्छा फील करवाता है। और हाँ, फॉर्च्यूनर से तो फिर भी बेटर है, उसमें और ज़्यादा आवाज़ आती है। सो कंपेरिजन को इसी के सेगमेंट में बात करो और इसी के इंजन की प्लेटफॉर्म वाले दूसरी गाड़ी की बात करो, स्कॉर्पियो एन की, तो उसमें आवाज़ इतनी नहीं आ रही जितनी इसमें आ रही है। तो वो एक चीज़ है जो हम लोग शुरू से नोटिस कर रहे हैं। मतलब मेरे पास में स्कॉर्पियो एन अक्टूबर 2022 से है, और मेरे दोस्त रोहन के पास में XUV 700 एक मई 2022 से है। तो हम दोनों ने ये बात कई बार नोटिस करी कि इसमें इंजन की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है। उसकी भी डीजल ऑटोमेटिक है, मेरी भी डीजल ऑटोमेटिक है, तो वो चीज़ है। और ये चीज़ अगर इम्प्रूव हो जाए तो शायद थोड़ा सा प्रीमियमनेस और इम्प्रूव हो जाए। विजिबल जो प्रीमियमनेस है वो तो बहुत बढ़िया है। मेरे फैमिली के लोगों को मैंने इसमें बिठाया तो उन लोगों का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि जो स्क्रीन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आई मेड क्लैरिटी कि ये सिर्फ एक पैनल है जो बहुत बड़ा है, स्क्रीन दो अलग अलग है, वो एक अलग और वो अलग, फिर भी ये दिखता बहुत अच्छा है और वो ज़्यादा बड़ा है स्कॉर्पियो एन के कंपेरिजन में। स्कॉर्पियो एन में काफ़ी बेसिक सा छोटा स्क्रीन दिया हुआ है, बट ठीक है, अभी फिलहाल वो काम कर ले रहा है और अच्छा काम कर ले रहा है। उससे ज़्यादा मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है, बट इसमें प्रीमियमनेस के हिसाब से वो ज़्यादा दिया है। और मैं नहीं चाहता कि दोनों सेम कर दिए जाएं। ये अच्छा ही है कि इस गाड़ी को एक सेगमेंट अलग रखा गया है फीचर वाइज, बट वो डिफरेंस है। और जिनके प्रेफरेंसेस में ये आता है दैट यू नीड अ व्हीकल दैट लुक्स मोर एडवांस, मोर प्रीमियम एंड मोर फीचर रिच, so that you can feel like a more advanced vehicle for the next 5-10 years। आराम से आपको XUV 700 में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स हैं जो मार्केट में अभी कॉमन हुए नहीं है, धीरे धीरे हो रहे हैं। और हो भी रहे हैं तो कोई भी अलग कंपनी इस तरह के फीचर्स को ना बहुत रिलायबल नहीं बना पा रही। सब में थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। कनेक्टिविटी फीचर्स तो बहुत कंपनीज की गाड़ियों में है, बट सबके कनेक्टिविटी फीचर्स अच्छे से नहीं चल रहे हैं। ADAS बहुत कंपनियों की गाड़ियों ने प्रॉमिस किया, पर ADAS का कोई सा भी लेवल का फीचर आप ले आओ, सब में बहुत अच्छे से काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑटोनोमस ब्रेकिंग के बारे में भी बात करें जो इस गाड़ी में है, वो सब में अच्छे से काम कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है। तो ओवरऑल पैकेज जो सब अच्छे फीचर्स का बना के इसने दिया है, साथ साथ में वो फीचर्स अच्छे से काम भी कर रहे हैं और क्वालिटी इंप्रूवमेंट काफ़ी हद तक है, और भी पोटेंशियल है इंप्रूवमेंट के, बट जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से XUV 700 एक बेहतर फीचर लोडेड पैकेज है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो एन को अगर आप देखो तो स्कॉर्पियो एन में आपको फीचर्स तो थोड़े से कम मिलते हैं, जैसे ADAS उसमें नहीं मिलता, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल उसमें आपको नहीं मिलता, तो इस तरह के कुछ फीचर्स का डिफरेंस हो जाता है। उसके बावजूद में वो गाड़ी में कैपेबिलिटीज अच्छी होने की वजह से और सॉफ्ट ड्राइव होने की वजह से ज़्यादा मज़ा आ जाता है उसके ओनर्स को। वो गाड़ी का ज़्यादा बिकने का फ़ायदा है और कारण सबसे यही है कि उस गाड़ी में आपको जहाँ भी आप लेकर जाओ सॉफ्ट ड्राइव फील होती है, और सॉफ्ट ड्राइव फील होती है तो आप हाईवे पर भी ले जाते हो तो टायर्डनेस फील नहीं होती, थकान किसी को नहीं होगी घर में। और जहाँ पर रोड ख़राब भी आते हैं, कच्चे रास्ते आते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स आते हैं, वहाँ पर भी वो गाड़ी इजीली निकल जाती है। इसके अलावा उस गाड़ी का और इस गाड़ी का माजिव साइज़ तो है, कंफर्ट दोनों गाड़ियों में बढ़िया है, बैक सीट कंफर्ट, रियर सीट कंफर्ट, थर्ड रो और फ्रंट सीट कंफर्ट, ये सब कुछ दोनों गाड़ियों में बढ़िया है। इस गाड़ी में एक चीज़ और अच्छी है, इलेक्ट्रिक सीट के साथ में मेमोरी प्रोफाइल है। मेमोरी प्रोफाइल एक काम का फीचर है, क्योंकि
क्योंकि गाड़ियों की सीट के जो पोजीशन है वो अक्सर बदलता रहता है। अगर घर में मल्टीपल ड्राइवर्स हो या फिर आप सर्विस सेंटर में गाड़ी देते हो, किसी काम से गाड़ी आपकी बार बार यूज़ होती है, तो आपको मेमोरी प्रोफाइल काफ़ी काम आ सकती है। जिसके घर में एक ही ड्राइविंग पर्सन है उसको उतना ज़रा शायद उस फीचर में काम ना आए। एक फीचर मैंने और नोटिस किया कि इसका जो वायरलेस चार्जर है थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू स्कॉर्पियो एंड वायरलेस चार्जर। इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, उसमें सिर्फ 4x4 ऑटोमेटिक टॉप एंड में मिलते हैं वायरलेस चार्जर। तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस यहाँ पर भी आते हैं। स्टोरेज थोड़े बेहतर है इस गाड़ी में कंपेयर टू स्कॉर्पियो एंड। इसमें स्टोरेज का जो ऑप्शन है थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, थोड़े से ज़्यादा सामान आप इसमें अंदर कैबिन में कैरी कर सकते हो। उसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगानी पड़ जाती है स्कॉर्पियो एंड में। फिर ये एक पैनोरामिक सनरूफ का जो फीचर है ना, ये बहुत बढ़िया है। इतना बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो कि स्काई रूफ बोलते हैं महिंद्रा वाले, काफ़ी बढ़िया लगता है, ये प्रीमियम फील होता है। और यही था यार ओवरऑल प्रैक्टिकल डेली लाइफ रिव्यू। अगर आप पूछो तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रोज़ चलाने के हिसाब से, और रास्ते ख़राब है शहर में हर जगह, तो उस हिसाब से मुझे स्कॉर्पियो एन ज़्यादा सही और इन्जॉयबल लगती है। वेयर एज XUV 700 सिर्फ और सिर्फ टॉप स्पीड पर आप चलाते हो, मतलब इतनी टॉप स्पीड नहीं, जहाँ पे भी ट्रैफिक लिमिट है हाईवे पे 80 की लिमिट है, 100 की लिमिट जो भी, वहाँ पर जब आप इसको चलाते हो उस टाइम पर आपको कॉर्नरिंग करते वक्त इसकी जो फील है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी। आपको गाड़ी झूलती हुई हल्की हल्की भी महसूस नहीं होगी। स्कॉर्पियो एन वैसे तो FDD और एंटी रोल बार के साथ में काफ़ी हद तक बॉडी रोल कंट्रोल कर चुकी, बट गाड़ी है तो बड़ी, बल्कि है, बॉक्सी शेप की है, रियर व्हील ड्राइव है, उसके बाद में उसमें लैडर फ्रेम चासी है। उस कैरेक्टर की वजह से उसके ड्राइव डायनेमिक्स थोड़े से अलग है, फील अलग है। मुझे वो फील बहुत पसंद है तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। बट अनबायस्ड ओपिनियन में ये बता सकता हूँ कि वो चीज़ कॉर्नरिंग पे पता चलती है, हल्की हल्की झूलते हुए, बहुत हल्की हल्की, और पता चलती है ट्रैवलर्स को भी। इसमें वो नहीं है। जब आप टर्न करते हो गाड़ी को, जब कॉर्नर करते हो हाई स्पीड पर, तो ये और ज़्यादा दबकर चलती है, रोड को पकड़ कर चलती है एज पर इट्स प्लेटफॉर्म, एंड दैट्स अ वेरी रिलायबल एंड गुड थिंग। सो ओवरऑल हाई स्पीड कंफर्ट विद गुड रोड्स XUV 700, बट ओवरऑल ऑल द इंडियन रोड्स कंबाइंड, कंफर्ट, रिलायबिलिटी, ईजी टू ड्राइव एंड नो टायर्डनेस, स्कॉर्पियो एंड नो डाउट। मेरे लिए ओवरऑल अगर इस कंपैरिजन में कौन जीतेगा वो पूछना है, मैंने दोनों गाड़ी का वर्डिक्ट तो आपको बताया अभी, पर मेरे लिए ओवरऑल पैकेज, प्रैक्टिकल पैकेज स्कॉर्पियो एन है, क्योंकि फीचर्स बाद में मैटर करते हैं, पहले मैटर करता है ड्राइव। और अगले 5-10 साल अगर आप गाड़ी रखने वाले हो, कई कई राज्यों में जहाँ पर RTO 15 साल का अलाउड है, आप पूरे 15 साल अपनी गाड़ी यूज़ करने वाले हो, तो आपको स्कॉर्पियो एन ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि उसमें ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ हैं। फीचर्स जब एक टाइम के बाद में सब बंद होने लग जाएंगे, सब्सक्रिप्शन तो एडोनॉक्स का कई लोग रिन्यू भी नहीं करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे, म्यूज़िक सुनते रहोगे बस। बाकी मेन जो आप यूज़ करोगे वो होंगे गाड़ी के ड्राइव डायनेमिक्स, और ड्राइव डायनेमिक्स स्कॉर्पियो एन के ओवरऑल ज़्यादा टेरेन को सूट करते हैं, इसलिए मेरे लिए ओवरऑल पैकेज स्कॉर्पियो एन ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आई होप आप लोगों को आज की मेरी ओपिनियन और बेसिक कंपैरिजन, मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश की है जिसको, वो आपको पसंद आया हो। अगर आपको काम की इन्फॉर्मेशन मिली और कुछ और क्वेश्चंस आपके बाकी नहीं रह गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। क्वेश्चंस आपके कुछ रह गए हैं तो वो वीडियो में कमेंट करना, और मुझे आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने में बहुत खुशी होगी। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करो जिनकी ये वीडियो काम आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।